डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार हम लोग द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस के बारे में हमने स्टडी स्टार्ट की थी। इसमें हमारा अगला टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। देखो, जो नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप के एक देश से दूसरे देश में और दुनिया के अन्य भागों में जो फैली, ऐसा नहीं था कि ये केवल वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के द्वारा ही फैली थी। केवल युद्ध और विजय के द्वारा ही नेशनलिज्म फैला हो, ऐसी बात नहीं है। इसमें कई अन्य चीज़ों का भी कंट्रीब्यूशन था। कल्चर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ अ नेशन। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सभी चीज़ों ने राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देने में अपना अपना रोल प्ले किया। सबसे पहले हम देखें रोमांटिसिज्म के बारे में देखें। ये क्या था? ये एक तरह का कल्चरल मूवमेंट था। इसने वर्नेकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप किया। वर्नेकुलर लैंग्वेज जैसे होती है क्षेत्रीय भाषाएं, किसी एक लैंग्वेज का अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग रूप देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं वर्नेकुलर फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे और पोएट्स जो थे, इन्होंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये किया कि इन्होंने क्रिटिसाइज किया द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। रीजनिंग साइंस का एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। रीजनिंग और साइंस को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, यानी इन्होंने कहा कि फॉर डेवलपिंग द नेशनलिस्ट फीलिंग्स, रीजनिंग एंड साइंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बल्कि उन्होंने अपना ध्यान फोकस किया इमोशंस, मिस्टिकल फीलिंग्स पर। उन्होंने कहा कि जब तक भावनाएं लोगों में नहीं आएंगी राष्ट्र के प्रेम के प्रति, अपने ग्लोरियस पास्ट के प्रति, तब तक नेशनलिज्म कैन नॉट डेवलप। तो इसमें साइंस और रीजनिंग का कोई रोल नहीं है। इनका प्रयास था कि एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज की भावना को जन्म दिया जाए। शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज यानी कि हम सब एक हैं, हमारा पास्ट ग्लोरियस था, हमारे एंसेस्टर्स सेम थे, उन सभी ने देश के लिए कुछ किया और आज हम इसी कारण देश को एक करते हैं। एक देश के लिए उनके अंदर भावना, अपने अंदर एक यूनिटी की फीलिंग को पैदा करने का इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने कोशिश की कि लोगों को ये महसूस हो कि हमारा कल्चरल पास्ट सेम था और यही हमारे एक नेशन का आधार बनेगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चरल पास्ट अ नेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। इसमें जर्मन फिलोसोफर हर्डर का नाम आता है। हर्डर जो था, इसने लोगों को बताया कि अगर हमें जर्मन कल्चर की तलाश करनी है तो हमें कॉमन लोगों के बीच में इसे तलाशना होगा। जर्मन लैंग्वेज में कॉमन पीपल के लिए जर्मन वर्ड है दास वोक। तो इसे कहा कि वी कैन फाइंड इट अमंग द दास वोक, जो जनरल लोग हैं। फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, इन सब को पॉपुलराइज करना होगा। लोगों में इनके बारे में लोगों के अंदर जागरूकता लानी होगी और इसके द्वारा हमें अपना पास्ट पता चलेगा। और जब लोगों को अपना पास्ट पता चलेगा तो अपने आप वो लोग एक सूत्र में बंधेंगे एंड इट विल गिव राइज टू नेशनलिज्म।
वर्नाक्युलर लैंग्वेज पर जोर दिया गया और लोकल फोकलोर को कलेक्शन करना स्टार्ट किया गया। फोकलोर मतलब जो फोक लिटरेचर था। हम अपने एंसेस्टर्स से, हमने तमाम दादा दादी से अपने कहानियाँ सुनी अपने बचपन में, जो उन्होंने सुनी थी अपने पूर्वजों से, और ये कहानियाँ सदियों से चली आ रही हैं। दीज आर द फोक टेल्स, दिस इज़ ऑल फोक लिटरेचर। और जिसके कंस्टिट्यूएंट, जिसका मैटर इमेजिनरी नहीं होता, इट इज़ बेस्ड ऑन सम रियल फैक्ट, सम रियल हीरोज आर देयर। इसके द्वारा अपना एंशियंट पास्ट को रिवाइव करने की कोशिश की गई, अपनी एंशियंट नेशनल स्पिरिट को जिंदा करने की कोशिश की गई और मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए फोक लिटरेचर का सहारा लिया गया। बहुत सारे ऑडियंस, बहुत सारे लोग जो कि इलिटरेट थे, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन द ओल्डन टाइम द एजुकेशन वाज नॉट सो पॉपुलर एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज इलिटरेट। तो उन लोगों को लोक कथाओं के द्वारा, फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, फोक लिटरेचर के द्वारा ही कॉमन बिलोंगिंग के बारे में बताया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, पोलैंड का एग्जाम्पल दिया गया है। 18th सेंचुरी के एंड में पोलैंड को पार्टीशन कर दिया गया ग्रेट पावर्स में, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। अब पोलैंड का एग्जिस्टेंस नहीं रहा, इसको बांट दिया गया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जिंदा रखा विथ म्यूजिक एंड लैंग्वेज। इसमें कैरोल कुरपिंस्की का नाम आता है, जो अपने देश पर दूसरे देशों का अधिकार होने के बावजूद ये अपने ओपेराज और म्यूज़िक प्रोग्राम अरेंज करते थे और नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करने के लिए इनका सहारा लेते थे। ये अपने विभिन्न फोक डांसेस को, अपने प्रोग्राम्स को नेशनलिस्ट सिंबल के रूप में यूज़ करते थे ताकि लोग अपने पास्ट को भूल न जाएं एंड दे कैन रिमेन यूनाइटेड, वो अपने कल्चर को ना भूल जाए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी देश के लोग अपने कल्चर को भूल जाएं तो फिर वो कभी आज़ाद नहीं हो सकते, दे विल रिमेन अंडर अनदर पावर। तो इसने अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए पूरा प्रयास किया। इस प्रोसेस में लैंग्वेज ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को, नेशनलिस्ट भावनाओं को जिंदा रखने में लैंग्वेज ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जब रशिया ने पोलैंड पर अपना अधिकार कर लिया तो स्कूल से पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया और रशियन लैंग्वेज सिखाई जाने लगी ताकि लोग पोलिश लैंग्वेज को भूल जाएं और धीरे धीरे ये भूल जाएं कि हम पोलिश हैं और अपने आप को रशियन समझने लगे। तो ऐसे कंडीशन में 1831 में एक आर्म्ड रिवोल्ट भी हुआ था अगेंस्ट द रशियंस। हालांकि इसको रशियंस ने दबा दिया, लेकिन फिर भी पोलिश लोगों ने अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया और इनको जब भी मौका मिलता था, किसी भी पब्लिक ओकेजन पर, चर्च में, किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के मौके पर, ये लोग पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और लोगों को अपने देश की भावनाओं को जिंदा रखने का प्रयास करते थे। The use of Polish language was seen as a symbol of struggle। जैसे हमने अपने देश में देखा कि हमारा तिरंगा, जो उस समय स्वराज्य का झंडा था, या कोई इस तरह के नारे जिनका प्रतीक अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारी लड़ाई का सिंबल था, इसी तरह से पोलिश लैंग्वेज का भी इस्तेमाल रशियंस के खिलाफ अपने देश के सिंबल को बताने के लिए किया जाता था।
हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830s का जो पीरियड था, ये ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस का पीरियड था। यूरोप में भी वही कंडीशन थी। 19th सेंचुरी का आधा हिस्सा जो था, फर्स्ट हाफ, ये एक ऐसा पीरियड था जब पूरे यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ती गई और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती गई। एक जॉब के लिए कई कॉम्पिटिटर्स होते चले गए। पॉपुलेशन रूरल एरियाज से सिटीज़ में आने लगती थी। जैसे इनको पता चलता था कि सिटीज़ में जॉब अवेलेबल हैं, लोग दौड़ के सिटीज़ में आते थे। इसके कारण सिटीज़ की कंडीशन भी बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव हो गई। देयर वाज अ स्टिफ कंपटीशन एंड ओवर क्राउडेड स्लम एरियाज डेवलप होती चली गई। स्लम एरियाज जहाँ की कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती और दे ऑल लिव इन अ क्राउड। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उनका कॉस्ट ज़्यादा होता था और चीप मशीन मेड गुड्स जो कि इंग्लैंड से आती थी उनका दाम और कम होता था और क्वालिटी अच्छी होती थी। इस कारण स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन का सामना करना पड़ता था। अब टेक्सटाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल प्रोडक्शन के क्षेत्र में ये स्थिति और भी ज़्यादा सीरियस थी, गंभीर थी। यूरोप के उन देशों में जहां ऑटोक्रेसी पावर में थी, यू नो अबाउट द ऑटोक्रेटिक रूलर्स, तो जहां ऑटोक्रेसी का राज्य था वहां पर जो पीजेंट्स थे, किसान, ये बहुत सफ़र करते थे। इनसे तमाम तरह के फ्यूडल ड्यूज लिए जाते थे। दे हैड टू फुलफिल अ लॉट ऑफ ऑब्लिगेशंस। बहुत सारे इनके कर्तव्य थे जो इनको पूरा करने होते थे, बर्डन थे ये। जब फूड प्राइसेस बढ़ते थे कभी, या बैड हार्वेस्ट हो गई किसी कारण से, डिजास्टर आ गया, फ्लड्स या ड्रॉट आ गया, फसल खराब हो गई, तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे क्योंकि इनके पास कोई रिसोर्सेज और था नहीं। दे हैड टू डिपेंड ऑन देयर करेंट प्रोडक्शन। तो ये लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित होते थे। कभी भी जरा सा भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती थी नेचुरल स्मूथ रनिंग एनवायरनमेंट में, कभी दाम बढ़ गया या कभी फसल खराब हो गई इनकी, तो दे हैड टू सफ़र अ लॉट। 1848 का साल एक ऐसा ही साल था। 1848 में फूड शॉर्टेज लार्ज स्केल पर हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट हाई था, जिसके कारण न तो लोगों के पास पैसा था और न तो फूड अवेलेबल था। लोग भूखों मरने लगे। तो फ्रांस में वहाँ की जनता पेरिस की सड़कों पर आ गई। जगह जगह बैरिकेड्स बना दिए गए। फ्रांस का जो राजा था लुई फिलिप, उसे देश छोड़ के भागना पड़ा। उसे वहाँ से, पेरिस से भागना पड़ा। और ऐसी कंडीशन में नेशनल असेंबली बनी और एक रिपब्लिक बनाया गया फ्रांस को, जहाँ की सभी एडल्ट जिनकी एज 21 ईयर्स से ज़्यादा हो, लेकिन वो मेल्स ओनली, नॉट द फीमेल्स, उनको सफरेज यानी कि वोटिंग राइट दिया गया। राइट टू वर्क सबको दिया गया। नेशनल वर्कशॉप्स इस्टेब्लिश की गई फ्रांस में, जहाँ की सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ये सारे चेंजेस 1848 में किए गए। तो इस तरह से फ्रांस में एक लार्ज स्केल रिवॉल्यूशन हुआ। लुई फिलिप को हटा दिया गया और इस तरह से वहाँ पर एक रिपब्लिक की स्थापना हुई और ये सारे चेंजेस भी लाए गए फ्रांस में। इसके 3 साल पहले 1845 में सिलेसिया में वीवर्स ने एक और रिवोल्ट किया था, हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं रहा। ये जो वीवर्स थे सिलेसिया में,
इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑर्डर्स देते थे उनको फिनिश गुड्स तैयार करने के लिए टेक्सटाइल के। लेकिन जब पेमेंट देने की बारी होती थी तो इनके पेमेंट को बहुत कम कर दिया जाता था। इससे ये वीवर्स बहुत परेशान थे। तो इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। ये घटना 4 जून की है और काफ़ी बड़ी संख्या में वीवर्स से इकट्ठे हुए। इन्होंने इकट्ठे होकर अपने हाई वेजेस की डिमांड की, जिसका विरोध किया गया और इनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। तब उनमें से कुछ लोगों ने रेडिकल तरीक़ों का इस्तेमाल किया और काफ़ी नुकसान पहुंचाया कॉन्ट्रैक्टर्स को। कॉन्ट्रैक्टर को भागना पड़ा अपने परिवार के साथ वहां से, लेकिन 24 आवर्स के बाद वो वापस आया आर्मी के साथ और फिर उसने वहाँ पर अपना रिप्रेशन किया, अपना एक्शन लेके इसने 11 वीवर्स को मार दिया गया और इस तरह से ये जो सिलेसिया के वीवर्स का रिवोल्ट था इसको दबा दिया गया। इट कुड नॉट बिकम सक्सेसफुल, बट आफ्टर ऑल इट was also a small revolt. It was a process which contributed in the revolution of 1848 also. Dear students, इस लेक्चर में हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं जिन पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये है हमारे रोमांटिसिज्म जो कि कल्चरल मूवमेंट था। इसके बाद फोक लिटरेचर, इनका रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फीलिंग्स। फिर वर्नाक्युलर लैंग्वेज, इनका रोल। कैरोल कुरपिंस्की जो थे, इनका कंट्रीब्यूशन। एंड 1830 से 18 लास्ट टॉपिक है हमारा, जो क्वेश्चन बनता है जिस पर कि द हार्डशिप्स फेस्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग 1830 टू 1848। ये है हमारे टॉपिक्स। इसके अलावा एक टॉपिक बचता है हमारा रिवोल्ट ऑफ 1845 या द वीवर्स रिवोल्ट ऑफ सिलेसिया। ये टॉपिक्स हमारे बनते हैं जिस पर कि क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। These topics you should write down, make them as your keywords, and whenever you are revising, give emphasis to these keywords. इन कीवर्ड को अगर तुम ध्यान दे रहोगे तो you will be able to revise your chapter very easily.